वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दोस्तों आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक भाग है सरकार का, जिसको हम संसद के रूप में जानते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो सरकार के अंग हैं भारत में वो तीन हैं। पहला व्यवस्थापिका है, दूसरा हमारा कार्यपालिका है और तीसरा जो है वो न्यायपालिका है, अर्थात लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स एंड लास्ट जो है जुडिशरी सिस्टम है। दोस्तों जो संसदात्मक प्रणाली, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसमें उस सिस्टम को भारत सरकार ने अपनाया है या भारत ने अपनाया है। और संसद जो है उस सिस्टम के अंतर्गत जो भारतीय शासन है उसमें अपना एक सर्वोच्च स्थान रखती है। संसद को विधायिका या व्यवस्थापिका के रूप में भी हम लोग जान सकते हैं। अगर हम बात करते हैं संसदीय प्रणाली के अंतर्गत, तो ये संसदीय व्यवस्था जो है एक तरीके से सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल है। और इसके पीछे अपनाने का जो कारण था वो ये था कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है उसमें संसद जो है एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रखती है, इसीलिए इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल के रूप में भी हम जानते हैं। पुराने समय से भारत में संसदीय व्यवस्था के जो लक्षण हैं वो दिखाई देते हैं, चाहे वो इंडस सिविलाइजेशन की बात करते हो या गांव-गांव में आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार कि किसी विशेष मुद्दों के लिए जो है गांव में एक छोटी सी मीटिंग बुलाई जाती थी और उसमें कुछ जो बुद्धिमान लोग होते थे, जो समाज में सम्मान प्राप्त व्यक्ति होते थे, वो पंच का कार्य करते थे, पंच परमेश्वर का कार्य करते थे। वही मीटिंग का संचालन करते थे और वही विधि का निर्माण भी करते थे, लॉ का निर्माण करते थे, जो गांव के विकास में या उनकी समस्याओं के संबंध में या कोई झगड़े से संबंधित जो बातें होती थी उनके संबंध में अपना डिसीजन देते थे और वो अल्टीमेटली एक नियम के रूप में कार्य करता था। तो इसी प्रकार की जो बैठक है, तो भारत की जो सबसे बड़ी बैठक है वो जनता के प्रतिनिधि के द्वारा चुनी जाती है और उसी को हम संसद के रूप में जानते हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में संसद की जो स्थिति है वो भाग 5 के अंतर्गत रखी गई है, जिसमें आर्टिकलों की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 79 से लेकर के आर्टिकल 122 तक इसकी व्यवस्था है। और इन आर्टिकल के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि संसद का गठन कैसे किया जाता है, उसकी रचना क्या है, उसकी जो अवधि है, जो टेन्योर है वो क्या है, उससे संबंधित जो अधिकारी हैं वो कौन कौन हैं और उसकी प्रक्रियाएं या विशेषाधिकार या शक्तियां जो हैं वो क्या है। एक बहुत बड़ा लंबा टॉपिक है, तो आज हम इसमें कुछ टॉपिकों को रखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं संसद के गठन की। तो संविधान के अंतर्गत जो है अगर हम बात करते हैं, जो संसद है वो द्विसदनीय एक सदन है या एक संस्था है। और ये द्विसदनीय व्यवस्था जो है भारत में सबसे पहली बार मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट जब आई थी 1918 में, उसके अंतर्गत इसको देखने को मिलता है। आप लोगों को पता होगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के बाद जो है भारत शासन अधिनियम 1919 को स्थापित किया गया था, जिसमें एक काउंसिल ऑफ स्टेट की व्यवस्था की गई थी। एक दोहरी सदन था उसकी व्यवस्था की गई थी और काउंसिल ऑफ स्टेट के जो अध्यक्ष होते थे उस समय पर वो गवर्नर जनरल होते थे। ये काउंसिल ऑफ स्टेट फर्स्ट टाइम इंडिया में जो है 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत जो है स्थापित की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1921 में, और भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत तब से ये कार्य कर रही थी। और अगर हम बात करते हैं उसके बाद आने वाले एक्ट की, जिसको हम भारत शासन अधिनियम 1935 के रूप में जानते हैं, तो उसमें भी इसमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद देश आज़ाद होने की तरफ चलता है और एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। जब संविधान सभा अपना वो बना लेती है, एक संविधान बना लेती है, तो उसके बाद जो है उसी संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में, इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में जो उसको बदल दिया जाता है। और ये व्यवस्था जो है 1952 तक बनी रहती है, जब तक पहला चुनाव नहीं होता है। दोस्तों उसके बाद जो है जब इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में जब कार्य करती है संविधान सभा, उसी में एक वर्ड यूज़ किया गया था, काउंसिल ऑफ स्टेट। इससे अभी तक जो संसद थी हमारी, इंटरिम जो पार्लियामेंट थी, वो एक सदनीय थी 1952 तक। जी हाँ दोस्तों, 1952 तक वो एक सदनीय संसद के रूप में कार्य कर रही थी, जो संविधान सभा का जो रूप बदला था।
और इसके बाद 1952 के बाद उसमें एक नया सदन जोड़ा गया जिसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट के रूप में जानते हैं, और ये व्यवस्था 1954 तक रही, जिसको बाद में बदल दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करते हैं इसके गठन की, तो ये 3 अप्रैल 1952 को जो है जो काउंसिल ऑफ स्टेट था उसका गठन किया गया था, और ये व्यवस्था जो है 1954 तक रही। संविधान में जो 3 अंग हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, इसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो काउंसिल ऑफ स्टेट और जो जनता का सदन था, जिसको हम आज लोकसभा के रूप में जानते हैं, तो इसको एक नाम दिया गया 1954 में। 1954 में काउंसिल ऑफ स्टेट की जगह हमने नाम शुरू किया राज्यसभा, और 1954 में जनता का जो सदन था, जिसको हम निम्न सदन के रूप में जानते हैं, उसको नाम दिया लोकसभा। और इस तरीके से संसद, जो आधुनिक संसद हम देखते हैं, वो देखने को मिलती है। राज्यसभा जो है संसद का उच्च सदन कहलाता है, या दूसरा चैम्बर कहते हैं इसको, या बड़ी सभा के रूप में इसको हम जानते हैं। जबकि लोकसभा जो है वो एक निचला सदन है, या इसको हम पहला चैम्बर के रूप में जानते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि एक चर्चित सभा है, इस रूप में हम इसको जानते हैं। राज्यसभा में राज्य और जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं उनके प्रतिनिधि होते हैं, जबकि लोकसभा में जो है पूरे भारत के जो लोग हैं वो उसका प्रतिनिधित्व करती है। यहाँ आप लोग स्पष्ट रूप से ध्यान देंगे कि जो हमारी संसद है उसके 3 भाग हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। राज्यसभा जो है वो राज्य और जो संघ हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, यूनियन टेरिटरीज का जो प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा जो है पूरे भारत के जो लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है। राष्ट्रपति जो हैं वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, और न ही वह संसद में बैठते हैं। फिर क्यों उसका अंग है? तो आपको पता होगा, राष्ट्रपति संसद का जो है अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा अगर कोई भी सदन जो है कानून पारित करता है तो वो लॉ नहीं बन सकता है। कब तक? जब तक राष्ट्रपति उसे अपनी स्वीकृति ना कर दे। अगर वो अपनी सहमति नहीं देंगे, अर्थात उस पर साइन नहीं करेंगे, तब तक वो लॉ के रूप में कार्य नहीं करता है, एक्ट नहीं होगा, वो केवल बिल बना रहेगा। तो एक बिल होता है जो संसद के सामने रखा जाता है दोनों पटलों में, और उसके बाद जो है वो अगर पास हो जाता है वहाँ से बिल, तो संसद राष्ट्रपति की जो सहमति है उसके लिए उसके पास जाता है, और अगर वो उसको रेटिफाई करते हैं तो वो एक्ट बन जाता है, कानून बन जाता है, और उसी के अनुसार जो है भारत की कार्यपालिका को संचालित किया जाता है। राष्ट्रपति संसद का जो है कि कुछ चुनिंदा कार्य करते हैं, जैसे राष्ट्रपति जो हैं दोनों सदन जो हैं उनको बुला सकते हैं, या उनका सत्रावसान कर सकते हैं, या लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं। और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो राष्ट्रपति एक तरीके से अध्यादेश भी जारी करते हैं। तो इस प्रकार के कुछ कार्य भी करते हैं जो एक तरीके से विधायन कार्य हैं। इस मामले में अगर हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान की, तो वो अमेरिका के स्थान पर ब्रिटेन की पद्धति से लिया गया है, वो ब्रिटेन पर आधारित है। तो ब्रिटेन की जैसे संसद में अगर हम राजा या रानी की बात करते हैं तो उसमें भी 2 सदन होते हैं, जैसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स जिसको हम उच्च सदन के रूप में जानते हैं, और दूसरा जो सदन होता है जिसको निचला सदन कहते हैं वो हाउस ऑफ कॉमन है, उससे मिलकर बनती है। जबकि अमेरिका का जो सिस्टम है उसमें एक जो लेजिस्लेटिव है उसमें राष्ट्रपति उसका हिस्सा नहीं होते हैं। अमेरिका में जो है जो भी जो विधायिका का काम करता है वो कांग्रेस करती है, कांग्रेस के रूप में जाना जाता है, और कांग्रेस के अंतर्गत जो है वो ऊपरी सदन जिसको हम सीनेट कहते हैं, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जिसको हम निचला सदन के रूप में जानते हैं। इस तरीके से वहाँ की व्यवस्था है। तो आप लोग जान भी सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि भाई अमेरिका की संसद का नाम क्या है, तो कांग्रेस है, सीनेट है, इस टाइप्स के वर्ड्स कुछ पूछे जाते हैं। तो आप लोग याद रखेंगे कांग्रेस है। इसी तरीके से ड्यूमा या जो कई सारे नाम अलग अलग जो राज्य हैं, देश हैं, उनकी जो संसद है उनके नाम है। हमारे देश की संसद जो है वो संसद के रूप में जानी जाती, पार्लियामेंट के रूप में जानी जाती। तो दोस्तों हम बात करते हैं आगे।
ये जो राज्यसभा है ये कैसे बनी है, इसके पर चर्चा है। तो संविधान का जो आर्टिकल 80 है उसमें राज्यसभा के सदस्यों की बात की गई है और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें अधिकतम संख्या जो है 250 निर्धारित की गई है, जो 2025-26 तक रहेगी। और ये व्यवस्था जो है वो जो भारत की जो जनसंख्या थी 1971 में, उसके आधार पर निर्धारित की गई है। इसमें 12 सदस्य जो हैं 250 में से वो राष्ट्रपति द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते हैं और 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों से और जो संघ शासित क्षेत्र हैं उनसे आते हैं। राज्यसभा के जो वर्तमान में अगर हम स्थिति देखते हैं तो 250 नहीं है बल्कि 245 लोग उसमें बैठते हैं, जिनमें से 233 यानी कि 238 की बजाय 233 लोग जो हैं वो राज्यों का और संघ शासित क्षेत्रों का जो है प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें जो संघ शासित क्षेत्र हैं ये केवल उन्हीं क्षेत्रों की बात कर रहे हैं जहाँ पर विधानसभा स्थित है, दिल्ली और पुडुचेरी के संदर्भ में। और जो 12 लोग हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं। राष्ट्रपति जिन्हें नॉमिनेट करेगा उनकी एक तरीके से ख्याति होती है अलग अलग क्षेत्रों में, जिसको हम कहते हैं कि जो नॉमिनेशन वाला जो व्यक्ति होगा वो कम से कम साहित्य में, विज्ञान में, कला में, समाज सेवा में, बाद में जो है इसमें खेल शब्द और जोड़ा गया। जैसे आप लोग जानते होंगे सचिन तेंदुलकर को जब राज्यसभा का मेंबर बनाया गया था तो उस समय पर खेल शब्द जोड़कर उसे एंट्री दी गई थी। विषयों के वो जानकार होने चाहिए, या तो वो जानकार हों या उनको कोई व्यवहारिक अनुभव हो, तो उन लोगों को जो है राष्ट्रपति नियुक्त करता है और इस प्रकार की संख्या जो है 12 होती है। अगर हम लोकसभा की संरचना की बात करते हैं तो लोकसभा का गठन जो है आप लोगों को पता होगा, जिसकी आयु 18 वर्ष हो जाती है और जो भारत निर्वाचन आयोग की निर्वाचनावली में जो अपना नाम नॉमिनेट करा लेता है, पंजीकृत करा लेता है, अर्थात जिसका वोट बन जाता है, वो जो है प्रत्यक्ष चुनाव में भाग लेता है और उसी के द्वारा चुने गए, जो बहुमत के आधार पर जो चुने गए लोग होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, वो लोकसभा में सदस्य बन जाते हैं। सभा के जो सदस्य होते हैं वर्तमान में जो स्थिति है, जो अधिकतम जब हम 1971 की जनसंख्या के संदर्भ की बात करते हैं, जो व्यवस्था 2026 तक बनी रहेगी, उसमें अधिकतम संख्या 552 है जैसा कि संविधान में लिखा गया है। और इसमें से जो है 530 सदस्य राज्यों से आएंगे और जो बाकी सदस्य हैं वो हमारे संघ शासित क्षेत्रों से आएंगे, 20 सदस्य। जबकि इसमें 2 जो लोग हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और नॉमिनेट होने वाले जो व्यक्ति हैं वो एंग्लो इंडियन होने चाहिए, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व जो है उसमें नहीं मिला है। तो उस समुदाय को अधिकतम 2 सदस्यों को नॉमिनेट करने की व्यवस्था रखी गई है। कुल निर्वाचित सदस्यों की अगर हम बात करते हैं तो इस प्रकार वितरित की गई जो प्रत्येक राज्य को आवंटित की गई जो संख्या है वो उस राज्य की संख्या के मध्य अनुपात के आधार पर की गई। अर्थात एक एमपी जो है वो बराबर जनसंख्या का लगभग प्रतिनिधित्व करता है। तो इस संदर्भ में जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, सबसे अधिक सीटें हैं 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। तो इस रूप में जो व्यवस्था है वो जनसंख्या के आधार पर की गई है। दोस्तों हम बात करते हैं संसद में नेता के संबंध में, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो इसमें कुछ जो टॉपिक हैं चुने हुए हम उनके बारे में बात करेंगे और अलग से राज्यसभा और लोकसभा के संदर्भ में या उनकी जो पावर्स हैं या उनसे संबंधित जो भी बातें हैं वो किसी दूसरी क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम कुछ ये कोशिश करेंगे कि संसद क्या है और उसके क्या अंग हैं और वो किस तरीके से कार्य करते हैं, इसके बारे में चर्चा है। तो संसद के 3 अंग हैं और आपको समझ में आया होगा तीनों अंग किस किस रूप में कार्य कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं जो संसद के सदन हैं उसके अंतर्गत कार्यवाही कैसे की जाती है। मान लो उसमें तो बहुत सारे दल के नेता होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं, तो फिर किसी एक पार्टी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाए? क्या सारे उस पार्टी के जो चुनकर एमपी आए हैं वो सब के सब रिप्रेजेंट करेंगे अपनी पार्टी को? तो ऐसा नहीं है। इसके लिए जो है एक वर्ड यूज़ किया जाता है संसद में नेता। तो लीडर्स कौन होता है संसद में? तो एक सदन का नेता होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसी एक सदन की, लोकसभा की या राज्यसभा की। तो लोकसभा के नियम के तहत जो है सदन का नेता का मतलब ये रखा गया है कि जो दल संसद में जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें जो बहुमत प्राप्त दल होता है उसमें जो भी
व्यक्ति सबसे ऊपर होगा, यानी कि वो बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होगा, जिसको हम प्रधानमंत्री के रूप में जानते हैं, वो सदन का नेता कहलाता है। यदि वह लोकसभा का सदस्य है या फिर प्रधानमंत्री द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री है। मान लो प्रधानमंत्री नहीं चाहते हैं तो प्रधानमंत्री अपने किसी प्रतिनिधित्व को जो है मनोनीत कर सकते हैं, तो वो भी व्यक्ति सदन का नेता कहलाता है। तो लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। राज्यसभा में अगर हम बात करेंगे तो राज्यसभा में सदन का नेता वही होगा जो उसका सदस्य होगा, तो वह मंत्री होता है, और राज्यसभा का सदस्य भी, जिसे प्रधानमंत्री जो है चाहे उसको बनाता है। यह सदनीय कार्य निष्पादन करने का एक तरीके से महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के जो है कार्य को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। और इसलिए हम उसे एक तरीके से जो प्रधानमंत्री है उसे उपनेता मनोनीत करने का एक अधिकार है। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं अमेरिका में, तो उसमें भी जो है बहुमत का नेता के रूप में उसको हम जानते हैं, मेजॉरिटी लीडर्स के रूप में जानते हैं। विपक्ष कौन सा होता है? विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता वो होता है संसद में जो दूसरी बड़ी सबसे पार्टी होती है, और विपक्ष बनने की उसकी एक क्षमता हो, जो संविधान में स्थिति है कि भाई विपक्ष वही पार्टी बनेगी जिसे कम से कम 10वां हिस्सा, उसने संसद के किसी सदन का 10वां हिस्सा प्राप्त किया हो चुनाव में। जैसे मान लो 550 सीटें हैं, 550 सीटों का जो 10वां हिस्सा होगा 55 लोग, तो कम से कम 55 लोग जो हैं लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए किसी पार्टी के पास होने चाहिए। अगर इससे नीचे हैं तो उसमें विपक्ष ही नहीं होगा, है ना। अगर इससे नीचे होंगे तो विपक्ष ही नहीं होगा। इसका मतलब एक साइड, वन वे सारा का सारा जो है चुनाव चला गया है। तो जो दूसरी बड़ी सबसे पार्टी होती है उसका जो लीडर होगा वो विपक्ष के नेता के रूप में जाना जाता है। आपको पता होगा आजकल विपक्ष के नेता को काफ़ी सम्मान दिया गया है संसदीय व्यवस्था में या भारत में, क्योंकि उसकी जो स्थिति है वो वैसी है जैसा एक कैबिनेट स्तर का जो मंत्री होता है उसको उस तरीके की सुविधाएं दी जा रही हैं। तो दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता को जो है एक तरीके से 1977 में जो है उनको ये व्यवस्था दी गई थी और कैबिनेट मंत्री की तरह उसको ट्रीट किया गया। 1965 में अगर हम बात करते हैं तो विपक्ष का नेता जो है वो पहली बार एक तरीके से अस्तित्व में आया था, और उसको जो हम अमेरिका के एक संविधान से अगर कंपेयर करें तो उसको अल्पसंख्यक लीडर के रूप में जाना जाता है, माइनॉरिटीज़ लीडर के रूप में जाना जाता है। तो इस तरीके से अब हम अगला बात करते हैं, सचेतक कौन है, व्हीप कौन है। तो अगर सदन के नेता और विपक्ष के नेता की बात करें हम, तो ये संविधान में तो है नहीं है, फिर भी इन्हें सदन के एक तरीके से काम चलाने के लिए जो है उसकी जो एक व्यवस्था है उसके आधार पर इसको बताया गया है, और यह संसदीय सरकार की एक तरीके से परंपरा पर आधारित माना जा सकता है। आप जानते होंगे कि प्रत्येक राजनीतिक दल जो है वो चाहे सत्ता में हो या विपक्ष में हो, तो संसद में अपना एक लीडर बनाकर रखता है ना। जैसे मेजॉरिटी लीडर्स हो गया, माइनॉरिटी लीडर्स हो गया, वैसे ही जो है व्हिप भी होता है। व्हिप भी दूसरी अन्य पार्टियां जो होती हैं, मान लो किसी पार्टी को 10 सीटें आई तो 10 सीटों में से कोई एक नेता बनाया जाएगा, उसी को हम व्हिप कहते हैं। तो इस तरीके से जो राजनीतिक दल है तो सदन में एक तरीके से सहायक नेता के रूप में वो कार्य करता है, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे, या फिर अपनी पार्टी की तरफ से संबंधित मुद्दों के पक्ष में या फिर खिलाफ जो है वो सहयोग करे, और वह संसद में जो एक तरीके से सदस्य जो होते हैं उनके व्यवहार पर भी नज़र रखता है, अर्थात उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा अगर उसकी पार्टी का कोई व्यक्ति कुछ गड़बड़ करता है तो इस तरीके से सदस्यों के लिए माना जाता है कि वो व्हीप का निर्देशों का पालन करेगा। अगर नहीं करता है ऐसा तो फिर उस पर अनुशासनात्मक जो कार्यवाही होती है संसद के द्वारा वो की जा सकती है। तो इस तरीके से संसद में ये 3 प्रकार के नेता होते हैं। अब हम बात करते हैं संसद के जो सत्र हैं वो कैसे कैसे चलते हैं। तो संसद में कई तरीके, सबसे पहले संसद के जो सदन है उसको बुलाने की बात की गई है। तो संसद के प्रत्येक सदन को जो है राष्ट्रपति समय समय पर सम्मन जारी करता है और उसकी बैठकों को एक तरीके से बुलाता है, आहूत करता है। आहूत मतलब बुलाने से मतलब है सभा में उपस्थित होने का एक तरीके से आदेश है ना। और ये जो 2 बैठकें होंगी संसद में, तो 2 बैठकों के बीच में अधिकतम 6 माह का
जो समय है वो हो सकता है। अर्थात हमें ये कहना चाहिए कि संसद जब अपने सत्र को चला रही होगी, अपनी बैठक को बुला रही होगी, तो उसको कम से कम या अधिकतम अधिकतम जो है 6 महीने के अंदर उसको दूसरी बैठक बुलानी पड़ेगी, है ना। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि एक साल में कम से कम 2 बार तो बैठक होनी चाहिए। भारत में अगर देखते हैं तो 3 प्रकार की बैठकें हो रही हैं, जैसे फरवरी से आजकल फरवरी मार्च में जो बैठकें होती हैं जिसको हम बजट सत्र के रूप में जानते हैं, ऐसी मानसून सत्र होता है और इसी तरीके से शीतकालीन सत्र होता है। अब हम बात करेंगे स्थगन की, है ना। तो संसद का जो सत्र में बहुत सारी बैठकें होंगी। प्रत्येक बैठक में जो है सुबह का एक बैठक होती है, फिर शाम को दोपहर के बाद होती है। तो सुबह की जो बैठक होती है वो 11 बजे से 1 बजे तक चलती है, और फिर खाना मतलब भोजन जो दोपहर का लंच होता है उसके बाद 2 बजे से 6 बजे तक फिर बैठक चलती है। तो इस तरीके से 2 बैठकें होती हैं। अब मान लो इस बैठक में कुछ गड़बड़ हो जाए, है ना, संसद की जो बैठक है उसको चलाने में कोई समस्या हो रही हो, तो जो उसका अध्यक्ष होता है, सभापति होता है सदन का, वो जो है एक तरीके से उसको स्थगित कर सकता है ना। या सदन जो है स्थगन की अगर हम बात करते हैं, बैठक के कार्यों में कुछ निश्चित समय के लिए या फिर कुछ देर घंटे के लिए कि भाई चलो है आप लोग शांत नहीं हो रहे हैं तो कुछ घंटे के लिए आप अभी शांत रहो और उसके बाद बुलाते हैं, या फिर पूरे दिन के लिए भी समाप्त कर देता है, या कई बार देखा जाता है कि सप्ताह भर के लिए भी उसको समाप्त करने की वो है, निलंबित कर सकता है कि भाई अभी जो है आप 1 सप्ताह बाद हम संसद की कार्यवाही शुरू करेंगे, अभी संपन्न नहीं हो पा रही। तो इस प्रकार से स्थगन है। स्थगन एक तरीके का सस्पेंशन है ना। एडजॉर्न वर्ड हम इसके लिए यूज़ करते हैं, है ना, कि पार्लियामेंट एडजॉर्न, है ना। अब बात करेंगे जो सत्रावसान है, तो जो अध्यक्ष या सभापति होते हैं वो सत्र को पूर्ण होने पर, जब बात खत्म हो गई, जितने बिल आने थे आ गए, जिन पर चर्चा होनी थी हो गई, तो उसके बाद वो उसको अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित करता है, और ये तभी शुरू होगा जब राष्ट्रपति आहूत करेगा वापस, है ना। तो इस तरीके से जो है सत्रावसान की बात होती है। अब हम बात करते हैं विघटन की, डिज़ोल्व की। तो एक स्थायी सदन जो है हमारे पास है राज्यसभा, वो हमेशा चलता रहता है, सरकार आए या ना आए। इसके 2 जो 1/3 सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 वर्ष बाद चुने जाते हैं, इसलिए एक लगातार चलने वाला है। लेकिन लोकसभा की अगर हम बात करते हैं तो उसका अधिकतम 5 साल का कार्यकाल होता है ना। या अगर कोई संवैधानिक संकट उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति उसे बीच में भी जो है विघटित कर सकता है। तो एक स्थायी सदन होने के कारण राज्यसभा तो विघटित होगी नहीं, लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है। तो सत्रावसान तो होता है कि भाई एक बैठक जिस उद्देश्य से बुलाई गई थी उसके बाद वो हट गई है, विघटन हो गई है। तो एक तरीके से जो सभा होती है उसके जीवन काल को समाप्त कर देना जो है वो विघटन कहलाता है ना। उसको पूरी को हटा दिया। तो और ये तभी बन पाएगी जब नया चुनाव होगा और फिर उसके बाद जो है राष्ट्रपति उसको आहूत करेगा। लोकसभा को अब हम विघटित कैसे कर सकते हैं? 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो वो स्वयं विघटित हो जाए या राष्ट्रपति उसको विघटित कर ले। तो स्वयं का मतलब ये है कि 5 साल पूरे हुए हैं, और राष्ट्रपति का मतलब ये है कि अगर उसको ये लगता हो कि भाई कुछ दिक्कत हो रही है ना, तो तब इसको हटाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं गणपूर्ति की, कि भाई संसद का सत्र तो बुला लिया, अब उसमें लोग MP नहीं पहुँचे, कोई तमिलनाडु रहता है, कोई अरुणाचल प्रदेश रहता है, कोई कहीं रहता है, तो इतनी दूर कौन आ जाएगा, है ना। अब तो नेता बन गए, क्या जरूरत पड़ी है जाने की। तो इसके लिए जो सदन को चलाने की जो स्थिति है उसके लिए जो है एक गणपूर्ति जरूरी है। और ये जो अधिकारी होता है, पीठासीन अधिकारी, जो सदन को उस समय पर चला रहा होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो देखे कि कम से कम सदस्यों की का जो 1/10वां हिस्सा है ना, वो उतने MP होने चाहिए। अगर उससे कम होंगे तो गणपूर्ति नहीं हो पा रही है ना। तो उस समय पर उसको सत्र का जो है इस जो सत्रावसान है या सत्र का जो स्थगन है वो उसको कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं लोकसभा में कम से कम 55 लोग चाहिए और राज्यसभा में कम से कम 25 लोग होने चाहिए ताकि उसका संचालन करा जा सके। मान लो यदि संसद के जो संचालन है उसके समय में कोरम पूरा नहीं होता है, तो अध्यक्ष या सभापति क्या करेगा? वह या तो सदन को स्थगित कर देगा या फिर गणपूर्ति तक जो है कोई कार्य संपन्न करेगा ही नहीं, कि भैया जब तक गणपूर्ति नहीं होगी आप बैठे रहो, है ना। तो इस तरीके से भी काम चल जाता है। तो ये एक गणपूर्ति का सिस्टम है।
इसमें 1/10 जो संख्या है उसको याद रख लेंगे। अब हम बात करेंगे सदन में जो लेम डेक सत्र है। लेम डेक सत्र क्या होता है? लेम डेक सत्र इस प्रकार का सत्र है कि सरकार का जो है कार्यकाल पूरा हो गया है, लेकिन है और चुनाव हो गए हैं, तो चुनाव थोड़े बाद हुए या जैसे भी है, तो तब तक जो है नई लोकसभा का जब तक गठन नहीं होगा, तो उससे पहले तक जो पहली वाली लोकसभा है उसका अंतिम सत्र जो है वो बना रहेगा। लोकसभा के जो सदस्य हैं जो नई लोकसभा हेतु निर्वाचित नहीं हुए थे वो लेम डेक कहलाते हैं। लेम डक है ना, समझ में आ रही बात? मतलब ऐसे दोबारा समझते हैं कि मान लो नई लोकसभा के गठन से जो पहले जो थे वर्तमान लोकसभा का जो अंतिम सत्र होता है ना, उसकी बात कर रहे हैं। उसमें वर्तमान लोकसभा के वे सदस्य जो नई लोकसभा में निर्वाचित नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे सदस्य लेम डक कहलाते हैं और उनके द्वारा जो सत्र चलाया जाता है वो लेम डक सत्र कहलाता है कि भाई ये अभी चुनकर नहीं आए हैं, है ना, अंतिम सत्र है ये, तो उस समय पर लेम डक सत्र के रूप में वो जाना जाता है। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। संसद में जो कार्यवाही हैं उसके साधन क्या हैं, इसे कभी हम डिटेल में तैयार करेंगे। तो इसमें प्रश्नकाल का एक वो होता है, संसद का जो पहला घंटा होता है वो प्रश्नकाल के लिए होता है और इस दौरान जो है सदस्य प्रश्न पूछते हैं। जनरली समान जो मंत्री होते हैं, संबंधित मंत्री उत्तर से संबंधित, वो उसका का उत्तर देते हैं और प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। स्टार क्वेश्चन होते हैं जिनको हम तारांकित प्रश्न के रूप में जानते हैं, या अतारांकित होते हैं, या फिर कुछ अल्प सूचना पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये 3 प्रश्न जो है प्रश्नकाल में पूछे जाते हैं। अगर हम शून्यकाल की बात करते हैं तो प्रश्नकाल की तरीके से जो है शून्यकाल का उल्लेख जो है वो संविधान में कहीं स्पष्ट रूप से नहीं है। ये एक औपचारिक साधन है जिससे संसद के जो सदस्य होते हैं वो बिना पूर्व सूचना के मामला जो कोई उठा सकते हैं, है ना, उसमें सूचना देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। अभी कुछ दिनों पहले चर्चा में था, इसलिए पूछा जा सकता है, आप लोग ध्यान रखना। कुछ ऐसे कार्यवाही की गई है कोरोना के काल में, उसमें जो शून्यकाल जो है वो किया ही नहीं है। तो सदन के जो नियमित कार्य हैं उसको कार्य करने के लिए जो है इस चीज़ की व्यवस्था की गई है। तो प्रश्नकाल की व्यवस्था है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये भारत की ही देन है एक तरीके से, जो शून्यकाल है, और ये 1962 में फर्स्ट टाइम जो है अस्तित्व में देखने में आई थी। अब हम प्रस्ताव की बात करते हैं तो कई प्रकार के प्रस्ताव संसद में पास किए जाते हैं। अगर हम सदस्यों के द्वारा चर्चा के लिए बात करते हैं तो जो संसद के सदस्य होते हैं और वो चर्चा के लिए कोई प्रस्ताव लाते हैं तो वो 3 प्रकार के प्रस्ताव हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव हो सकते हैं, या फिर कोई एक सब्स्टिट्यूट के रूप में हो सकते हैं, या सप्लीमेंट्री के रूप में हो सकते हैं, जिनको हम स्थानापन्न और पूरक प्रस्ताव के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार से प्रस्ताव की व्यवस्थाएं की गई हैं। बाकी बहुत सारे प्रस्ताव हैं, कहीं हम अलग क्लास में इस पर चर्चा करेंगे कि कटौती प्रस्ताव क्या होता है, सहायक प्रस्ताव क्या होता है, या साधारण प्रस्ताव, विशेषाधिकार, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, है ना, इस टाइप के बहुत सारे प्रस्ताव हैं। धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है, स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। तो इस प्रकार के कई प्रस्ताव हैं, इस पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये क्लास जो है समझ में आई होगी। आज का जो मुख्य उद्देश्य था संसद के बारे में बात करने की थी कि संसद के कितने अंग हैं और उनका गठन कैसे किया जाता है, साथ ही साथ उसकी जो कार्यवाही है वो किस प्रकार हो रही हैं। डिटेल में अलग अलग टॉपिकों पर हम पुनः अलग क्लास करेंगे और दोबारा उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।